गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग 12th क्लास के लिए, जिसमें आपका फ्रेश चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स कर रहे हैं हम लोग। इसके आगे का चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अलग है। ये अभी हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझा जाए। इसके लिए आपको लेके चलना पड़ेगा स्क्रीन पे। जैसे स्क्रीन आपको दिखे एक बार कंफर्म करिए कि हाँ जी स्क्रीन दिखना शुरू हो गया। आई थिंक आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो गया होगा, राइट। देखिए, जैसे ही आप कंपनी का या इस चैप्टर का हेडिंग आप देखोगे, कंपनी अकाउंटिंग इशू ऑफ डिवेंचर, और ये आपके राइटर है जिसके बुक को हम लोग रेफर कर रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले हमने ये समझा लास्ट लेक्चर में कि डिवेंचर्स होता क्या है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है किससे? शेयर से। शेयर्स जहां आप मालिकाना हक की बात करते हो, डिवेंचर्स लोन प्रोवाइडर की तरह ट्रीट किया। ठीक है, चलिए अब छोड़े से आप देखोगे अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ, एक दो चीजें और भी अंतर है डिवेंचर्स और शेयर्स में। अगर आप एग्जांपल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का है आपका, उसको अगर देखेंगे हम लोग, कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली इशू ऑफ डिवेंचर एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। इसका मतलब समझ में आ रहा है? यानी ये कह रहा है कि डिवेंचर्स जो है आपका, डिवेंचर्स जो है आपका कैसे कैसे इशू हो सकता है? पार पे भी, प्रीमियम पे भी, एंड डिस्काउंट, तीनों पे। आपको याद होगा क्या शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते थे? आंसर इज नो। कंपनी एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है, मना करता है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए। एक्सेप्शनल केस में कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। लेकिन डिवेंचर्स को आप डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते। अगर फॉर एग्जाम्पल हम लेके बात चले, पार का मतलब क्या है? अगर मेरा फेस वैल्यू डिवेंचर्स का 100 रुपीज है और इशू प्राइस आपका 100 रुपीज है, तो ये क्या कहलाएगा? डिवेंचर्स इशूड एट पार। 100 रुपये का 100 रुपये। क्लियर? अगर फेस वैल्यू मेरा 100 है लेकिन इशू प्राइस मेरा 110 है, ये क्या कहलाएगा? इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। 100 रुपये का सामान 110 रुपये में आप इशू कर रहे हो। डिस्काउंट की बात करें तो क्या होगा? आप ही बता के देखिए। फेस वैल्यू है 100, इशू प्राइस कितना होगा? समथिंग लेस देन 100, यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये तीनों कैटेगरी है। तो कहता भी है डिवेंचर्स में इशूड आइदर एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंसेस हुआ इन कंपेयर टू शेयर्स। गॉट इट? ना बात समझ में आ रहा है? तो डिवेंचर्स को आप पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट तीनों में आप इशू कर सकते हो, राइट। ठीक है जी। यहां से थोड़ा सा कट गया हुआ है। अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया। अगर हमने एक कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे यहीं पे अगर एग्जाम्पल की देखो, जो दिख रहा है आपको वो प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट है। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम एग्जाम्पल लिया गया। देव लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 इज एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 रुपये का आपका डिवेंचर्स है, 10% प्रीमियम है, यानी कि 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम, 110 रुपया। तो क्या जर्नल एंट्री करोगे आप? सिंपल, जैसे इक्विटी शेयर का करते थे, प्रेफरेंस शेयर का करते थे, सेम टू सेम डिवेंचर्स का भी करोगे, राइट। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जहां आप वर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज करते थे, उसके बदले अब आपको वर्ड जो ध्यान में रखना है वो रखना है डिवेंचर। चलिए, अगर लमसम, ये लमसम
पेमेंट की ही बात कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने डिवेंचर्स हैं? 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 110। हाउ मच? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 5,50,000 होगा, देख रहे हो गलत प्रिंटिंग है, 5,50,000। ठीक है जी। डिवेंचर्स में कितना पैसा जाएगा? 5,000 इंटू 100, 5,00,000, 5,000 इंटू 10, 50,000। हो गया, बात खत्म। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन 5,000 10% डिवेंचर एट द रेट 110 each with प्रीमियम। आ रही बात समझ में? यस और नो? हाँ ना बोलो। यस सर। चलो चलो डिस्काउंट का भी देख लेते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, राइट? देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन, क्वेश्चन ही बोल रहा है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, वेयर एज शेयर्स कैन नॉट बी इशू एट डिस्काउंट। ये बता भी दिया, हालांकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा? डिवेंचर्स का, लेकिन शेयर्स का भी रेफरेंस क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में बैठा हुआ था कि डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। अगर कंफ्यूजन कहीं क्रिएट हो गया, कहीं एग्जाम में जाके आप शेयर्स पे भी डिस्काउंट ना लगा दो, इसलिए यहाँ पे एक बार आपको रिमाइंडर की तरफ पिक किया गया कि भैया देखो, डिस्काउंट पे केवल डिवेंचर, डी फॉर डिस्काउंट, डी फॉर डिवेंचर, एस फॉर शेयर नॉट। चलिए, देव लिमिटेड issued 5,000 10% debenture of rupees 10 is 100 is at 10% डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू 100, डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 10, इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 90। ठीक है जी। चलिए, इसके लिए हम क्या करें? बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि 5,000 शेयर्स पे मुझे 90 रुपया ही प्राप्त हो रहा है, तो 90 रुपया के हिसाब से ही लिखोगे, 4,50,000। अब जो डिस्काउंट आपने दिया है, तो डिस्काउंट दिया है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्काउंट क्या है? लॉस है। तो लॉस को हमेशा हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट करने का मतलब क्या है? कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आपका नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो क्या करें? इसके लिए एक अलग से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स कितना? 5,000 शेयर्स पे 10 रुपये, 5,000 शेयर्स पे कितना हो गया? 50,000। टोटल डिवेंचर्स में 5,00,000। तो सिंपल सिंपल बात अगर हम देखें तो निकल के आ रहा है, सिंपल सी बात है, राइट? अब इस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? अब दो ऑप्शन है, इसको नॉमिनल अकाउंट है जिसको पीएल अकाउंट में भेजना पड़ेगा, राइट? अब चूंकि ये कैपिटल लॉस है, तो एक साल में नहीं भेज सकते। अगर एक साल में भेजना होगा तो हम क्या जनरलिटी करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पीएल अकाउंट को डेबिट करके इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे, 50,000 को। लेकिन कंपनी एक्ट इस पे भी कुछ गाइडलाइंस देता है, वो बाद में हम वन बाय वन देखेंगे। कि जैसे ये कैपिटल है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा था, कि एक जो डिवेंचर से अगर 5 साल के लिए इशू किया गया है, 50,000 लॉस है, तो क्या एक ही साल में सारे लॉस को हम राइट ऑफ कर दें? आंसर इज नो, हम 5 साल में बराबर बराबर करेंगे। और भी मैकेनिज्म है, बिकॉज डिवेंचर जब इशू होते हैं तो उसका रिडेम्पशन टर्म्स भी दिया जाता है उसके इशू के टाइम पे, तो उसके हिसाब से भी कुछ देखना होगा। जब आएगा चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का, उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे, अभी फिलहाल, राइट? चलिए, एक और कॉन्सेप्ट आपने इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। याद आ रहा है? याद है या भूल गए? इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश में शेयर इशू ना करके कोई आपने फिक्स एसेट्स खरीदा है, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, उसके बदले में शेयर्स पकड़ा रहे थे, तो वो हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट था? इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्या ऐसा यहां पे भी संभव है क्या कि इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश? आंसर इज यस। तो दूसरा क्वेश्चन से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या निकल के आएगा बात? कैन डिवेंचर्स बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, गिव देयर जर्नल एंट्री।
हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मान लेते हैं हमने बिल्डिंग ही खरीदा, मान लेते हैं हमने कोई ऐसा एसेट्स खरीदा और उसको पेमेंट करना है, उसको पेमेंट नहीं करके हमने डिवेंचर इश्यू कर दिया, क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एसेट्स खरीदना पड़ेगा। मान लेते हैं एसेट्स आपका 5 लाख का है, तो एसेट्स अकाउंट को डेबिट करके आप वेंडर्स को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 5 लाख से। कर सकते हो, कोई मनाही है? आंसर इज बिल्कुल नो। ठीक है जी। चलिए, अब वेंडर्स को जो है डिवेंचर्स पकड़ाना है, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट और डिवेंचर्स को क्रेडिट। क्या यहाँ पे कैश आया? नहीं। आपको याद होगा, आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ा था। अब क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिवेंचर्स को जो इशू किया जाता है, इस डिवेंचर्स को, ये डिवेंचर्स कौन से एक्टिविटी का पार्ट है, याद करिए। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते तो ये डिवेंचर्स जो इशू किया गया है, ये सबसे पहले कौन से एक्टिविटी का पार्ट है, याद है? 3 एक्टिविटी होते थे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों में से किस में कवर अप होगा डिवेंचर, बताइए। और ये एसेट्स किस में कवर अप होगा? हाँ जी, बताइए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। डिवेंचर, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और एसेट्स? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या इस एग्जांपल में जो ये अभी सिनेरियो चल रहा है आपका, इशू ऑफ डिवेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम पढ़ते तो क्या इस अमाउंट को 5 लाख को इसमें हम लिखते क्या, ऐसे इन्वेस्टिंग में भी और फाइनेंसिंग में भी? क्या इस ट्रांजेक्शन से कैश का आना जाना लग रहा है? आंसर इज, नो सर। जब नहीं जा रहा है तो उस केस में जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते, अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट आता, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको इस तरह सोचना पड़ेगा कि इस ट्रांजेक्शन्स में कोई भी कैश का लेन देन नहीं हुआ है। जब कैश का लेन देन ही नहीं हुआ, तो क्या ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा गया? नो। क्या कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा आया? नो। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैंने वहां से भी कनेक्ट करने की आपको, क्लियर है? चलिए, तो ये यहां तक बात खत्म हो गई। ऐसा हो सकता है कि आपने 5 लाख का जो है डिवेंच एसेट्स परचेज किया, तो 5 लाख का डिवेंचर दे सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि 4.5 लाख का डिवेंचर दे दो 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम लगा के। आंसर इज यस। ऐसा अगर सिचुएशन हुआ तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमको तो वेंडर को देना है 5 लाख, अगर मेरा डिवेंचर्स 4 लाख का ही मैंने उसको दिया और उस पे 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम लगा लिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? यस। तो अगर ये सिचुएशन कवर अप हुआ, यानी कि इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश ऑन प्रीमियम, ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। सिंपल सा बात है, हमको 5 लाख का एसेट्स आया है, हमको 4 लाख का डिवेंचर्स 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम पे देना है, तो डिवेंचर्स का फेस वैल्यू तो 4 लाख ही रहेगा, है ना जी। बाकी 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा, क्योंकि मेरा जो फेस वैल्यू है वही डिवेंचर्स के फेस वैल्यू पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। दूसरा उल्टा सिचुएशन भी हो सकता है कि मेरा जो है 5 लाख उस वेंडर को देना है और मुझे डिस्काउंट पे डिवेंचर्स इश्यू करना पड़े, राइट। मेरा डिवेंचर्स 6 लाख का चला गया, ऐसा हो सकता है, तो मुझे 1 लाख रुपया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स पे डालना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इशू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन, तीनों सिचुएशन एनालाइज किया गया। जब कंसिडरेशन अदर देन कैश कर रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारे को डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, बाहर पे भी कर सकते हो, और इतना बात भी समझ में आया? यस और नो?
चलिए, एक Yes, sir. और कॉन्सेप्ट है, वो भी लगे हाथ देख लीजिए। देखिए, कहता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिवेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी। ये क्या होता है ना? तो सबसे पहले एक वर्ड है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी समझते हो? सिक्योर्ड मतलब सेफ महसूस करना। तो क्या डिवेंचर्स को पहले सिक्योरिटी की तरह इशू किया जा सकता है? तब हम बात करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए, इसको समझने के लिए एक और थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए। आप ऐसा समझिए, आप बैंक में लोन लेने जाते हैं। बैंक से लोन मिलता है, सबको मालूम है। बैंक से लोन ले सकते हो। मान लेते हैं आपका दुकान है, जो भी दुकान आप चला रहे हो, आपको फंड की जरूरत है। तो आप बैंक के पास पहुंचते हो कि सर मुझे जो है ना 10 लाख का लोन दे दीजिए। तो आप बैंक में चले जाओगे और बैंक वाला आपको आराम से पकड़ा देगा चेक, है ना? क्या ऐसा होता है? आंसर इज नो। बैंक पहले आपके फाइनेंशियल को देखता है, फिर आपसे सिक्योरिटी की भी डिमांड करता है ना जी? तो बैंक ने कहा कि देखिए भाई 10 लाख लोन लेंगे तो आप करोगे क्या? तो आप कहते हो सर मैं गुड्स मंगाऊंगा, माल मंगाऊंगा, कपड़े का व्यापारी हूं मान लेते हैं, तो कपड़ा मंगाऊंगा और कपड़े को बेच दूंगा, है ना? तो बैंक कहता है एक काम करो, कपड़े को आप सिक्योरिटी के तौर पे रख दो। आपके पास जो स्टॉक है, यानी कि स्टॉक को हमने क्या कर दिया? सिक्योर्ड कर दिया। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली, बहुत सारे दुकान पे आप जाते हो तो एक टैग लगा रहता है दुकान के गेट पे, और उस पर लिखा रहता है भारतीय स्टेट बैंक शाखा बाजार ब्रांच द्वारा वित्त प्रदान। देखा होगा कभी आपने, बहुत सारे दुकानों पे आप देखोगे एक टैग लगा रहता है कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा मेन रोड द्वारा वित्त प्रदान। मतलब ये है कि बैंक ने उसको इस पे लोन दिया हुआ है, तो उसको डिस्प्ले करना है अपनी दुकान पे, देखिए भाई हमारे ऊपर कर्जा भी है। वो अलग बात है। फिलहाल स्टॉक को आपने सिक्योर कर दिया। अब थोड़ा सा सोच के देखो कि स्टॉक आपने सिक्योर तो कर दिया बैंक ने, लेकिन स्टॉक है कहाँ पे? शॉप में। क्या बैंक वाला से पूछ पूछ के सामान बेचोगे आप? कोई ग्राहक आ गया कपड़े का, साड़ी खरीदना है, भाई बैंक से पूछ के आते हैं, क्योंकि बैंक वालों ने सिक्योर कर रखा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मूवेबल सिक्योरिटी है। भाई स्टॉक आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, अब बैंक वाला थोड़ी रोकेगा। तो जब सामान ही नहीं बिकेगा तो कर्जा कहाँ से होगा? तो इसको हम लोग प्राइमरी सिक्योरिटी हम लोग बोलते हैं, मूवेबल। बैंक कहता है एक काम करो, इतना से पेट नहीं भरेगा, मैं एक काम करो, आपके पास घर वर है क्या, या लैंड है? इसको भी सिक्योर कर दो, मॉर्गेज। जब आप स्टॉक से पैसा नहीं दे पाओगे तो हम आपका जमीन घर नीलाम करेंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी, या सेकेंडरी सिक्योरिटी आप कह सकते हो। अब सवाल आता है कि कंपनी का जो डिवेंचर है, क्या कंपनी एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इसको इशू कर सकती है? सबसे पहला सवाल। आंसर इज बिग यस, कर सकती है। राइट? तो थोड़ा सा थीम मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कोई भी कंपनी अगर बैंक से लोन वगैरह लेती है, और उस लोन को सिक्योर करने के लिए जो उसका प्राइमरी सिक्योरिटी है सो है, सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे डिवेंचर्स को इशू करके बैंक को पकड़ा सकती है, देख भाई ये मेरा डिवेंचर से आप रख लो सिक्योरिटी के तौर पे, है ना जी? तो यही कहलाता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। कुछ आइडिया लगा? आई थिंक लगना चाहिए। आंसर को लिटरली पढ़ते हैं। When a company takes a loan from a bank or from some other party, या तो बैंक से लोन ले रही है या किसी पार्टी से ले रही है, the company may have to issue debenture as a subsidiary or secondary security. प्राइमरी नहीं, सब्सिडरी और सेकेंडरी, in addition to the principal security. Collateral security means secondary security in addition to the principal security. There are two methods of dealing such debentures in books of account of the company. तो दो तरह के मेथड है जिसको जर्नल एंट्री करने के लिए आपको उसको करना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड क्या कहता है वो भी देख लीजिए। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि आप कोई जर्नल एंट्री मत करो, सिंपल, कोई जर्नल एंट्री नहीं करना। भाई तो जर्नल एंट्री करना ही नहीं है तो कैसे होगा? डिवेंचर्स तो इशू हो गया, क्या जर्नल एंट्री नहीं करे? बट ये अलाउ है।
तो इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट मेथड में जब हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं, तो ये कहता है फर्स्ट मेथड में, इन दिस मेथड नो एंट्री नीड टू बी पास इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। डिवेंचर इशू कर दिया लेकिन आपको एंट्री नहीं करना है, बिकॉज तो सिक्योरिटी के तौर पे रखा हुआ है, एक्चुअल में थोड़ी पैसा आया है या एक्चुअल में हमने इशू थोड़ी किया हुआ है। एज द डिवेंचर्स आर नॉट एक्चुअली इशूड बट ओनली गिवन अवे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एज ओनली फॉर टेकिंग अ लोन एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक से जो लोन आएगा उसका एंट्री करिए, डिवेंचर्स इशू करने का कोई एंट्री आप मत करिए। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड, जैसे आपके पढ़ने के दो मेथड है ना, जूम पे ऑनलाइन पढ़ लीजिए या फिजिकल क्लास में पढ़ लीजिए, तो जो मेथड आपको सूट करता है वो पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड, इन दिस मेथड द एंट्री फॉर issuing debenture as a collateral security is also recorded entry while taking loan। इसके लिए एक छोटा सा एक एंट्री पास करना पड़ता है। ये तो बैंक लोन का हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जो लोन आया आपको। और ये जो है एक नया लेयर बनाना पड़ेगा जिसका नाम है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और डिवेंचर्स को क्रेडिट कर देते हैं। ये आपके एसेट साइड में पड़ा रहेगा और ये आपके लायबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट का टोटल मैच रहेगा। इससे ये फायदा होता है कि दिखता है कि आपका डिवेंचर्स कितना इश्यू है बैलेंस शीट के अंदर। बात खत्म। ठीक है, तो आई थिंक आज इतना काफी है। कुछ कुछ हमने टॉपिक डिस्कस किया। क्या क्या? एक, डिवेंचर्स को पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। दूसरा हमने डिस्कस क्या किया, डिवेंचर्स को इशू कर सकते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश पे। एंड तीसरा आपने ये देखा क्या, कि डिवेंचर्स को इशू किया जा सकता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। उसमें भी दो मेथड हम लोगों ने देखा। पहले मेथड में हम डिवेंचर्स इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं करते हैं, यानी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते हैं। दूसरे में हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं एक स्पेशल लेजर को खोल के, जिसका नाम है क्या, डिवेंचर सस्पेंस। आई थिंक इतना काफी है आपके लिए। तो इसके ऊपर जो एग्जांपल है आप करिए, जो डाउट होता है वो शेयर करिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज का जितना टॉपिक कराया गया अगर उसमें कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज क्लास को हम लोग आज स्टॉप। हाँ जी, No, sir. चलिए, तो गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चंस को फटाफट करिए, कोशिश करिए कि जल्दी से हम लोग रिडेम्पशन वाले चैप्टर में भी पहुंच जाए। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।